Good morning students. Myself Ruby Bharti, Bhagwat Vidyapeeth, Biology Department. Today we will study the next beneficial effect of microorganism. The next beneficial effect of microorganism is making medicine, vaccine and vitamin. माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ मेडिसिन बनाने में, वैक्सीन बनाने में और विटामिन्स बनाने में किया जाता है। फर्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन में एक नाम आपने एक वर्ड सुना होगा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इज़ ए मेडिसिन। ये जो एंटीबायोटिक है ये कुछ बैक्टीरिया और फंगस के हेल्प से बनता है। बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा एंटीबायोटिक बनाया जाता है। एक्चुअली एंटीबायोटिक एक ऐसा मेडिसिन है जो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे बॉडी में ग्रो कर रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में हमें बीमार कर रहे होते हैं, अगर उस स्थिति में हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वह एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाने के बाद उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डालते हैं, उसके ग्रोथ को रोक देते हैं। इस दुनिया में जो पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था उसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक इस दुनिया में सबसे पहले बनाया गया और इसका नाम पेनिसिलिन इसलिए रखा गया क्योंकि यह एक फंगस से बनाया गया था। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम। समझ में आया? पेनिसिलियम नाम का एक फंगस होता है। इस फंगस से एक केमिकल निकलता है जिसे हम कहते हैं पेनिसिलिन और उसी को आप एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं और ये इस दुनिया का बनने वाला पहला एंटीबायोटिक था। ये पेनिसिलिन बनने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी भी आपके बुक में दी हुई है। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में बनाया था। हुआ ये कि वो अपने लैब में कुछ पेट्री डिश पड़ा हुआ था। उस पेट्री डिश को पे स्टेफिलोकोकस नाम की बैक्टीरिया थी, उसको वो सॉर्ट आउट कर रहे थे, उस बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे या उसको सॉर्ट आउट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि उन सारे पेट्री डिश एक छोटा सा बर्तन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो यूज़ होता है लैब में। जब आप लोग लैब में जाइएगा तो देखिएगा पेट्री डिश। उस पेट्री डिश में से उन्होंने नोटिस किया कि एक पेट्री डिश में एक ऐसा पेट्री डिश था उन सारे पेट्री डिश में जिसमें कुछ फंगस ग्रो किए हुए थे और उस फंगस उस पेट्री डिश में वो जो फंगस ग्रो किए थे वो फंगस अपने अंदर से एक केमिकल सिक्रीट कर रहे थे, एक सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे थे जो कि बैक्टीरिया को उसके ऊपर ग्रो होने से रोक रहा था। ठीक है, तो वो इस सिक्रीशन को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। और क्यों पेनिसिलिन नाम दिया? क्योंकि वो जो फंगस था वो फंगस था पेनिसिलियम। ओके, और इस तरह से पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की गई और ये एंटीबायोटिक या जो पेनिसिलिन था वो किसको मार सकता था? बैक्टीरिया को मार सकता था। क्योंकि उन्होंने पेट्री डिश में क्योंकि वो पेट्री डिश में बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे और उस एक पेट्री डिश में कोई बैक्टीरिया नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें कौन था? पेनिसिलियम नाम का फंगस था। तो फंगस होने के कारण उस पर बैक्टीरिया नहीं अटैक किया। क्यों? क्योंकि वो फंगस अपने अंदर से पेनिसिलिन निकाल रहा था और ये पेनिसिलिन किसको ग्रो होने नहीं दे रहा था? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं दे रहा था। इससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि कोई भी फंगस से हम एंटीबायोटिक निकाल सकते हैं जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया के ग्रो को
रोक सकते हैं। और इस तरह से कई नए नए तरह के एंटीबायोटिक बनाए गए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ETC। बहुत सारे इस दुनिया में उसके बाद से एंटीबायोटिक बनाए गए और वो यूज़ किए गए एनिमल्स पर और प्लांट पर। किस लिए? डिफरेंट डिजीज़ को रोकने के लिए। तो एंटीबायोटिक समझ में आया आप लोगों को? किससे निकलता है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक निकलता है फंगस से, और ये जो फंगस होते हैं या कुछ बैक्टीरिया से भी निकलता है, और ये उसको बैक्टीरिया के या फंगस के ग्रोथ को रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम फैक्ट अबाउट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। जो एंटीबायोटिक होते हैं आप सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक पर यूज़ नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक सिर्फ तभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जब वह हमारे बॉडी पे बैक्टीरिया का अटैक हुआ हो या फिर फंगस का अटैक हुआ हो, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकता है और फंगस के ग्रोथ को। यह वायरस के ग्रोथ को नहीं रोक सकता। ठीक है? किसके ग्रोथ को नहीं रोक सकता? वायरस के ग्रोथ को। वायरस के से होने वाली अगर आपको कोई बीमारी अगर हमें हुई है और उस समय हम अगर एंटीबायोटिक लेंगे तो इस एंटीबायोटिक पर हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरस के ग्रोथ को नहीं रोक सकता। जैसे मान लीजिए हमें कॉमन कोल्ड हुआ, या फिर हमें गले में प्रॉब्लम हुआ, या फिर हमें इन्फ्लुएंजा हुआ, ये सारी चीज़ें वायरस से होती हैं। उस स्थिति में हम एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ कब हमें पर असर करता है जब हमारी बॉडी पर बैक्टीरिया का अटैक हुआ होता है या फिर फंगी का। इसीलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? पहले हमारी जांच करता है और वह देखता है कि हमारी बॉडी पर किस चीज़ का अटैक हुआ है, और अटैक होने के हिसाब से वह एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जब आप एंटीबायोटिक आपको डॉक्टर देता है तो हमें इसका ओवरडोज नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम ओवरडोज लेंगे तो ओवरडोज लेने से बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसमें लड़ने की क्षमता आ जाएगी। एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से बैक्टीरिया उससे लड़ना सीख जाता है और उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होता है। इसीलिए एंटीबायोटिक जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे हमें उतना ही लेना चाहिए, और वह एंटीबायोटिक अगर हमारी बीमारी ठीक भी हो जाती है तब भी हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जितने दिन का डॉक्टर कोर्स दिया रहता है उतने दिन तक हमें वो एंटीबायोटिक खाना चाहिए, चाहे हम ठीक हो जाए तब भी। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे रोक देंगे तो बैक्टीरिया फिर से अपना ग्रो शुरू कर सकता है। तो ये हो गया एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक के बारे में आपने क्या समझा कि यह बैक्टीरिया और फंगस पर अटैक करता है और उसके ग्रोथ को रोकता है, लेकिन एंटीबायोटिक वायरस के ग्रोथ पर कोई असर नहीं करता। अगर हमें कोई बीमारी वायरस से हुआ है तो वह उस पर आपका एंटीबायोटिक लेने से कोई असर नहीं होगा, और हमें एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर जितना प्रिस्क्राइब करता है उतना लेना चाहिए। कम लेने से उसका हमारी बॉडी पर भी तब भी असर पड़ेगा, और ज़्यादा लेने पर भी वह उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो हम उससे अपने आप को, हमारी जो बैक्टीरिया है वह उस एंटीबायोटिक के प्रति अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेती है और वो फिर सरवाइव कर जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग वैक्सीन।